हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है ये आपका हाफ ईयरली एग्जाम 24-25 मिड टर्म एग्ज़ाम। तो इसका सोल्यूशन करेंगे हम डिटेल सोल्यूशन विद कंसेप्ट। तो आपके लिए हेल्पफुल भी है मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए भी एंड एनुअल एग्ज़ाम के लिए भी। तो अच्छी तरह से इसे प्रिपेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। ठीक है, तो इसका सेक्शन 1 को करेंगे। सबसे पहले हम मैथ्स की, साइंस की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी बनी हुई विद कंसेप्ट डिटेल सोल्यूशन के साथ। अगर आप 3 to 4 क्वेश्चन पेपर प्लेलिस्ट में से कर लेंगे तो आपके जो मिड टर्म एग्ज़ाम या फाइनल एग्ज़ाम है उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसको चेक कर लेना ज़रूर और ज़रूर प्रैक्टिस करना। सिर्फ देखना नहीं है, अपने आप प्रैक्टिस करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सेक्शन ए। तो इसका क्वेश्चन 1 है, द रेडियस ऑफ द रोलर इज़ 10 मीटर एंड इट्स लेंथ इज़ 14 मीटर, हाउ मच एरिया इट विल कवर इन 10 रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे रोलर देखो, रोलर क्या होता है, रोलर लाइक जैसे ये पेन है ना, तो ये पेन एक रोलर की तरह मान लो। तो ये रोलर कैसा शेप का होता है, ये एक सिलेंडर शेप का होता है। ठीक है, तो इसकी रेडियस आपको गिवन है क्वेश्चन में 10 एंड लेंथ का मतलब इसकी हाइट हो जाएगी, है ना। तो इसकी हाइट 14 मीटर दी है। अब इसका एरिया पूछा है, ये कितना कवर करेगा अगर ये 10 रेवोल्यूशन करेगा। तो देखो, जब ये रोलर रोल करेगा ऐसे करके, एक रेवोल्यूशन का मतलब इसका एक इस सिलेंडर का क्या कवर हो रहा है, एक रेवोल्यूशन में सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कवर हो रहा है। ठीक है ना, ये कर्व्ड सरफेस एरिया ही तो होता है। तो इसका जब ये एक रेवोल्यूशन करेगा तो इसका एक कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हमें रोलर में जब भी बोले कि 10 रेवोल्यूशन कर रहे हैं तो हम रोलर का पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, तो वो एक उसका एक रेवोल्यूशन में आएगा। और आपको निकालना कितने रेवोल्यूशंस में है, 10 रेवोल्यूशंस में है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका रेडियस आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 मीटर और हाइट दी है 14 मीटर। ठीक है, हाइट का लेंथ का मतलब हाइट ही हो गई, रोलर की लेंथ का मतलब उसकी हाइट है। ठीक है, अब हाइट भी 14 मीटर दी है। तो मैंने अभी बताया रोलर जब रोटेट करेगा या रेवोल्यूशन करेगा तो उसका कर्व सरफेस एरिया एक रेवोल्यूशन के बराबर होगा। तो 2πr/h किसी भी सिलेंडर का या रोलर का क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया 2πr/h। तो 2 पाई की वैल्यू सबको पता है 22/7 होती है। रेडियस आपको 10 दी है, हाइट आपको 14 दी है। 7 से 14 कट जाएगा, 2 पे ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा ना, तो 2 पे अब सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 88 इंटू 10 880 मीटर स्क्वायर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, यानी एक रेवोल्यूशन में। आपको निकालना कितने रेवोल्यूशन में एरिया कवर्ड इन 10 रेवोल्यूशन। तो ये तो एक रेवोल्यूशन में आया ना एक कर्व्ड सरफेस एरिया। तो 10 में निकालने के लिए इसको एक का जितना आया उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8800 मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको डायरेक्ट आपको पता ही होना चाहिए कि जब भी रोलर के रेवोल्यूशन की निकालें तो आप उसको कर्व्ड सरफेस एरिया को 10 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो ये ट्रिक है इसकी। ठीक है, अभी तो मैं डिटेल कंसेप्ट के साथ आपको समझा रही हूँ, बट ट्रिक ये है कि इसके कर्व्ड सरफेस एरिया को जितने रेवोल्यूशन होंगे उससे मल्टीप्लाई करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 विल लाई ऑन। कोई भी पॉइंट जो एक्स कोऑर्डिनेट में हो, अगर ज़ीरो है, अगर एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे, ऑरिजिन पे, कि वाई एक्सिस पे, कि एब्सिसा पे। एब्सिसा मतलब एक्स होता है। ठीक है, एब्सिसा का मतलब एक्स होता है। तो यहाँ पे आपको बोला है कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो, तो अगर आपको कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है तो देखो आपको पता है कोई भी कोऑर्डिनेट प्लेन में ये एक्स एक्सिस होता है ना। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस की लाइन होती है और जो ये वर्टिकल लाइन होती है ये वाई एक्सिस की लाइन होती है। कौन सा एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो अगर किसी भी कोई भी पॉइंट में अगर एक्स ज़ीरो है यानी कि वाई तो प्रेजेंट होगा। ये क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, एक्स ज़ीरो है यानी कि वाई कुछ ना कुछ है। तो अगर एक्स ज़ीरो है और वाई कुछ है तो यानी कि वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, इस लाइन पे लाई करेगा ना। अगर एक्स ज़ीरो है तो एक्स ज़ीरो वाला वाई एक्सिस होता है, ये याद रखो। जब भी एक्स किसी का 0 होगा तो वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पे। अगर क्वेश्चन में आपको बोल देते वाई 0 है, वाई 0 का मतलब एक्स तो कुछ ना कुछ है, वाई 0 है, तो ये कोऑर्डिनेट बनते हैं। तो वाई 0 है तो वो पॉइंट कहाँ पे होता है, वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है। तो ये आपको नोट करना है। ठीक है, अगर वाई 0 है तो पॉइंट्स तो क्या बनेंगे, एक्स कुछ ना कुछ होगा और वाई 0 होगा, और वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे। बाकी ऑरिजिन का मतलब तो सबको पता है 0 0 होता है। ऑरिजिन क्या होता है, 0 0। और एब्सिसा मतलब एक्स पॉइंट को कहते हैं। एब्सिसा किसको कहते हैं, एक्स पॉइंट को। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने आपको बता दी, ये ऑरिजिन होता है 0 0। ठीक है, एब्सिसा मतलब एक्स होता है। एब्सिसा मतलब एक्स, ये याद कर लेना। एब्सिसा मतलब कोई भी पॉइंट का एक्स पॉइंट। और ऑर्डिनेट क्या होता है,
ऑर्डिनेट होता है उसका वाई पॉइंट। जैसे कि मान लो एक पॉइंट है 8 और 3, तो उसका एब्सिसा 8 है और जो उसका ऑर्डिनेट है वो 3 है। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो मैंने आपको समझा दिए। बाकी x 0 है तो वो एक्सिस कौन सा होगा, वाई एक्सिस। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट 0 है ना, तो वाई एक्सिस इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द क्यूब रूट ऑफ 0.00008। तो यहाँ 0.00008 है। कितने डेसिमल्स के बाद नंबर है, देखो इसको अगर मैं डेसिमल को फ्रैक्शन में लिखूँ तो कितने नंबर के बाद डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यानी इसको पहले मैं क्या करूँगी, इसका डेसिमल से इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लूँगी। तो 8 तो ऊपर आएगा और ये कितने डेसिमल्स अभी मैंने काउंट किए थे, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यानी कि नीचे उतने ज़ीरो आ जाते हैं ना। जैसे कि अगर आपके पास 0.8 है तो आप क्या करते हो, एक 8 लिख के और एक डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 10 लिखते हो। वैसे यहाँ डेसिमल के बाद 9 डिजिट है तो यहाँ पे 10 में कितनी जीरो लग जाएगी, 9 जीरो लग जाएगी ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ध्यान से जितने डेसिमल के बाद होता है उतना फ्रैक्शन में उतने नीचे जीरो लग जाते हैं। अब आपको इसका क्या करना है, क्यूब रूट करना है इस नंबर का। तो क्यूब रूट का मतलब होता है जब भी किसी नंबर का क्यूब रूट करना है, इसका क्या करना है, क्यूब रूट करना है। ये 3 अंदर 3 लिखना है, क्यूब रूट का तो ये 3 अंदर होना चाहिए। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट होता तो फिर 2 यहाँ होता, लेकिन 2 लिखने की ज़रूरत नहीं होती तब। तो अभी क्यूब रूट में क्या लिखते हैं, अंदर 3। अब यहाँ पे आपको 8 के पेयर नहीं बनाने। स्क्वायर रूट होता है तो 8 को हमें एज ए पेयर के फॉर्म में लिखना होता है, यानी कि इसके प्राइम फैक्टर करो। तो 8 के प्राइम फैक्टर तो सबको आते हैं ना, 2 4 जार 2 2 जार 2 1 जार। तो 8 के प्राइम फैक्टर आएंगे 2 2 2। और यहाँ देखो 10 में कितनी जीरो है, 9 जीरो है ना। तो 10 कितनी बार लिख दोगे, 9 बार लिख दोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब क्योंकि ये क्यूब रूट निकालना है आपको, इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट में हम जैसे अगर स्क्वायर रूट होता तो हम पेयर में से निकालते हैं, बट क्यूब रूट है तो तीन तीन के ग्रुप में से हमें एक एक नंबर बाहर निकालना है। 2 3 बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा। ऐसी 10 देखो 9 बार है तो कितने, तीन तीन के पेयर, कितने तीन तीन के ग्रुप कितने बनेंगे, 1 2 3, ये एक ग्रुप बन जाएगा, फिर एक ये ग्रुप बन जाएगा और एक ये ग्रुप बन जाएगा। 3 3 का क्यूब रूट है तो 3 3 के ग्रुप बनाने हैं। स्क्वायर रूट होता है तो 2 2 के ग्रुप बनाने होते हैं। तो अब यहाँ पे 3 2 बार एक बार आ जाएगा। इसमें से 3 10 है तो एक 10 नीचे आ जाएगा, ये 10 एक नीचे आ जाएगा, एक इसमें से एक 10 नीचे आ जाएगा। अब ये क्यूब रूट हट गया। जब हमने अलग 3 में से एक बाहर निकाल दिया ना तो ये साइन हट जाता है। ठीक है, अब ये 2 तो एज इट इज़ 10 10 10 1000 होता है। और क्योंकि मेरे पास ऑप्शन में 2/1000 नहीं है तो मैं इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे चेंज करूँगी। जैसे अभी मैंने डेसिमल से फ्रैक्शन चेंज करना सिखाया है, वैसे अब आप उल्टा करो। 2 तो एज इट इज़ लिख दो और 1 2 3 3 जीरो है ना। तो 1 2 3 3 के बाद डेसिमल लगा दो। तो ये तो आपने सीखा ही होगा कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे बदलना चाहिए और डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे बदलना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो याद रखना क्यूब रूट है तो प्राइम फैक्टर करके 3 3 के ग्रुप में से एक एक बाहर निकालना होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ़ एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली विद ईच अदर एंड एक्स गिवन है 24, वाई आपको बोला है निकालो और कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन 3 है। अब यहाँ पे एक्स एंड वाई डायरेक्टली है ना, तो पहले मैं इसे सिंबल फॉर्म में बनाऊंगी कि एक्स और वाई डायरेक्टली है, यानी कि एक्स और वाई डायरेक्टली है। तो यानी एक्स और वाई सामने सामने लिखे जाएंगे। अगर डायरेक्ट होता है तो एक्स और वाई एक साथ लिखे जाते हैं ऊपर ऊपर। ठीक है, अगर मान लो एक्स वाई इन्वर्सली होते हैं तो हम एक्स वाई को कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे यहाँ 1/y। और फिर यहाँ पे हम एक कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन लेते हैं के। यहाँ ये इन्वर्सली होता, अगर ये इन्वर्सली होता, ठीक है, अगर इन्वर्सली होता तो एक्स वाई ऊपर नीचे लेते और साथ में यहाँ के कांस्टेंट लेते। बट यहाँ डायरेक्टली तो एक्स वाई सामने सामने लिया और कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन जो है वो के ले लो। अब कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन आपको 3 दिया हुआ है और एक्स भी दिया हुआ है। तो चाहे तो आप यहीं पे x को 24 रख सकते थे। मैंने पहले y को यहाँ लेके आई हूँ। x बाई वाई कितना आ गया, 3 आ गया। मान लो क्वेश्चन में कई बार कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन पूछा जाए तो x अगर डायरेक्ट है तो x बाई वाई k होता है, तो x और y की वैल्यू रख के k कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। ठीक है, ये तो तब जब कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन निकालना। अभी तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन आपको 3 दे रखा है ना, k की वैल्यू 3 दे रखी है। तो अब आप चाहे तो यहीं से सॉल्व होकर निकल जाता। x की जगह कितना रखो, 24
इक्वल टू 3y, तो y निकल जाएगा, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड कर देना 8, तो यहीं पे आंसर आ जाएगा। नहीं तो ऐसे कर लेना x बाई वाई 3, तो अब x 24 दिया था, y आपको निकालना था 3 और y क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे तो लंबा हो गया, यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 3y, x की वैल्यू दी है, y निकल जाएगा, यहाँ से आपका 8 आएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये याद रखना, जब भी आपको बोले डायरेक्ट है तो x इक्वल टू के वाई रखना होता है, और अगर इन्वर्स बोले तो x इक्वल टू के वाई वाई रखना होता है, और फिर आपको जो मिसिंग हो वो निकल जाएगा। तो ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड 12 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 64 है, एंड आपको एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स निकालना है। तो प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए, डिटेल सोल्यूशन है, कंसेप्ट के साथ सोल्यूशन है, PYQs है आपके मिड टर्म के लिए तो इंपॉर्टेंट होंगे ही होंगे, फाइनल एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। एंड हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, कम से कम 1000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं ताकि मैं इसका कंप्लीट सोल्यूशन आपको करा सकूँ जल्दी से जल्दी। तो 1000 लाइक कम से कम कीजिए, नए हो वीडियो में तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन 5। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 12 दिया एंड ये गिवन है एंड ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का अगर मैं आइडेंटिटी लगाऊँ होल स्क्वायर की, तो ये उसमें उसके अंदर ये भी होता है और ये भी होता है ना। तो जब भी आपको दिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12, तो आप इसमें ना होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देना, क्योंकि ये स्क्वायर लगा हुआ है ना यहाँ पे। तो आपको ये गिवन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड 12, और आपको ये भी गिवन है, बट आपको तो निकालना क्या है, ये निकालना है। तो ये दोनों चीज़ किस में आती है, जब इसका होल स्क्वायर करते हो आप, तो आप इसको जो गिवन है ये वाला, इसको लेके चलो, इसमें आप स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो इस पे स्क्वायर करोगे तो इस पूरे पे तो स्क्वायर लग जाएगा, और इस पे स्क्वायर करने का मतलब 12 का स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर मतलब 12 को 12 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 144। अब ये आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला, इस आइडेंटिटी को आपको याद करना होता है, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, फिर जेड का स्क्वायर, फिर एक बार 2 इंटू एक्स इंटू वाई, फिर एक बार 2 इंटू वाई इंटू जेड, और एक बार 2 इंटू एक्स इंटू जेड। तो ये आइडेंटिटी आपको याद करनी होती है। ये आपको दिया 144। अब देखो ये तो आप ये पूरा यहाँ से यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, ये जब अलग अलग पे स्क्वायर है तो ये आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में। कितना दे रखा है, ये 64 है ना, अलग अलग पे स्क्वायर का सम कितना है 64। तो इसमें मैंने इसकी जगह, इन तीनों की जगह 64 रख दिया। एंड यहाँ से अगर मैं 2 सब में से कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचता है, इसमें से एक्स वाई बचेगा, इसमें से वाई जेड बचेगा, इसमें से एक्स जेड बचेगा 2 कॉमन लेने पे। और ये क्या है 144, ये आपको निकालना है ना। तो इसको निकालने के लिए पहले आप 64 को प्लस हो रहा है यहाँ पे, तो उधर ले जाके माइनस कर दो, तो इसमें से इसको माइनस करो, और ये अभी 2 एज इट इज़ यहीं रखो। अब ये माइनस करके देखो क्या आएगा, माइनस करके ये 80 आएगा, फिर ये जो 2 यहाँ था वो डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो 40 इसका आंसर है इसका। तो कई बार इस क्वेश्चन में ये निकालना होता है, और कई बार ये जो दिया था ना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कई बार वो फाइंड करना होता है। तो आप ये वाला फॉर्मूला, आपको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप ये वाला फॉर्मूला ज़रूर लेके चलना, ये वाला। तो इसमें क्या पता ये मिसिंग हो, क्या पता एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड मिसिंग हो, तो वो इस फॉर्मूले की हेल्प से निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है 5th का। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इफ़ सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेन इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 पेन, देन द गेन ऑफ लॉस परसेंट। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आए कि SP ऑफ 5 CP ऑफ 4 के बराबर है, तो इसमें क्या करते हैं आप, CP ना पहले CP को एक पेन के CP को 1 रुपया मान लिया करो। तो इसकी क्वेश्चन को करने की ट्रिक यही होती है कि मान लो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप CP एक पेन का ना 1 रुपया मान लो। ठीक है, एक पेन के CP को कॉस्ट प्राइस को 1 रुपया मान लो। तो 4 पेन CP, यहाँ पे 4 पेन बोला ना, तो CP ऑफ 4 पेन इस हिसाब से अगर 1 का 1 है तो 4 का 4 हो जाएगा, 4 रुपये हो जाएगा, है ना। तो अगर मेरे को क्वेश्चन में क्या बोला, SP ऑफ 5 पेन किसके बराबर है, CP ऑफ 4 पेन के, तो यानी CP ऑफ 4 पेन 4 रुपये। SP ऑफ 5 पेन किसके बराबर बोला है, CP ऑफ 4 पेन, है ना, CP ऑफ 4 पेन, तो यानी कितने के बराबर है, 4 रुपये के बराबर है, क्योंकि एक पेन का CP 1 रुपये, तो 4 का 4 रुपये, तो SP 5 पेन का 4 CP के बराबर है, 4 रुपये के बराबर है। तो अब आपको SP एक पेन का निकाल लेना है, क्योंकि मेरे को लॉस और गेन तभी पता चलेगा जब मैं SP, क्योंकि मेरे पास 5 और 4 दो अलग अलग पेन हैं, तो मुझे एक एक पेन का CP और SP चाहिए, ताकि मैं इजीली लॉस एक पेन या एक
एक पेन का मेरे को SP भी पता चल जाए और CP भी पता चल जाए। तो SP एक पेन का हमने निकाला, तो देखो 5 का अगर 4 है तो एक का निकालने के लिए जब भी एक का निकालते हैं तो ये जो 5 होता है ये डिवाइड में चला जाता है ना, यूनिटरी मेथड। तो ये 4/5 आ गया। अब ये 4/5 आपको दिख रहा है कि एक से कम है, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। जब भी न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, यानी वो वैल्यू 1 से क्या होती है, लेस होती है। कोई भी वैल्यू 1 से क्या होती है, लेस होती है, याद रखना। तो ऊपर कम है नीचे ज़्यादा, तो 1 से कम आ रहा है, जबकि CP तो 1 था, तो यानी कि मेरे को पता चल गया ये 1 से कम है, तो यानी मेरे को लॉस हुआ है। और लॉस कैसे निकलता है, लॉस निकलता है CP में से SP को माइनस करके। ठीक है, तो एक पेन का लॉस CP 1 है और एक पेन का SP कितना है, 4/5। इसका LCM ले लो, फ्रैक्शन है क्योंकि, तो 1 और 5 का LCM 5 आएगा। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 और 1 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। तो LCM लेके सॉल्व करना तो आता ही होगा आपको। तो ये 5 - 4 1/5। ठीक है, अब 1/5 का लॉस परसेंट निकालूंगी, तो लॉस परसेंट कैसे निकलते हैं, लॉस ऑफ एक पेन CP और CP ऑफ एक पेन इंटू 100। तो लॉस कितना आया 1/5, उसका एक पेन का CP कितना है, एक लिखो या मत लिखो, इंटू 100। तो इसे कैंसिल करके ये 20% लॉस परसेंट आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो CP एक पेन को आप 1 रुपया मानो, तो क्योंकि SP 5 पेन का CP ऑफ 4 है, तो CP ऑफ 4 इस हिसाब से अगर एक का 1 है तो 4 का 4 आ जाएगा। तो SP ऑफ 5 पेन 4 रुपये मिल जाएगा आपको। और फिर आप SP एक पेन का निकाल लेना। तो एक का निकालना, अगर 5 का पता है तो 5 से डिवाइड करोगे, है ना। अभी 4/5 मैंने बोला लेस देन 1 है, क्योंकि न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है। अब आप लॉस एक पेन के हिसाब से निकाल लो, CP भी एक पेन का और SP भी एक पेन का। CP एक पेन का 1 था, SP एक पेन का 4/5 आया। और फिर आपको क्रॉस कर देना, जब LCM ले लेते हैं, फ्रैक्शंस है ना, तो उनको माइनस करने के लिए पहले LCM लो, 5 आएगा और फिर 5 यहाँ चला जाएगा क्रॉस में, और ये यहाँ। जब भी अलग अलग LCM में अलग अलग होते हैं तो ये यहाँ मल्टीप्लाई, ये यहाँ मल्टीप्लाई, तो 1/5 आ जाएगा। और फिर लॉस परसेंट निकालनी है, तो लॉस अपॉन CP। लॉस एक पेन का 1/5 आया ना, लॉस एक पेन का। और फिर एक पेन का CP कितना था, एक को नीचे लिखो या मत लिखो, इंटू 100, इससे कट जाएगा। तो ये 20% आपका लॉस परसेंट आएगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, 20% B है ऑप्शन, 20% लॉस आया है। ठीक है, तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन को आपको समझ आ गया होगा कैसे करना है। ऑप्शन B इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो देखो 7th क्वेश्चन में पाइथागोरियन ट्रिपलेट पहचाननी है आपको। तो वैसे तो आप याद ही कर लिया करो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 4 5 होती है, या फिर 6 8 10 होती है। अगर शुरुआत के नंबर की मैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहूँ तो एक तो 3 4 5 बनाता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, और एक 6 8 10 बनाता है, ये याद रखना। तो ये शुरुआत के जो नंबर्स होते हैं ना, 3 2 1 2, अगर स्टार्टिंग में 1 2 है तो वो कोई ट्रिपलेट नहीं बनाते, 3 से स्टार्ट होते हैं ट्रिपलेट। 3 है तो 4 5, और 6 फिर 6 वाली आती है, 6 8 10। तो याद ही कर लेना इसको, एक नंबर का क्वेश्चन आता है कई बार। बट फिर भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, जो भी 3 नंबर आपके पास है ना, उनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर तो अलग होना रखो, और जो बचे हुए छोटे नंबर है उनका स्क्वायर को ऐड कर दो। ठीक है, तो अगर ये 5 का स्क्वायर 25 है, और ये इनको सॉल्व करो, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये भी 25 ही आ रहा है। यानी कि कहने का मतलब है, जो सबसे बड़ी साइड है उसे हाइपोटेन्यूज कहेंगे, और जो बची हुई 2 साइड है उनको परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर कहेंगे। यानी कि ये जो भी राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर को अलग करो, और जो परपेंडिकुलर और बेस है उनके स्क्वायर को अलग करो। अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल आता है अगर दोनों, तो यानी ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट के नंबर्स है। तो ये 3 4 5 जो होता है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद ये 6 8 10 वाला पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, क्योंकि इसमें 10 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो जो भी बड़ा नंबर है उसको अलग करो। ऐसे करके आप करने को सारे कर करके देख सकते हो, बट आपको याद भी रखना है 3 4 5 और 6 8 10। ये 6 8 10 नहीं है, ये 6 7 8 है, इसलिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका आंसर है। ऑप्शन बी आपको क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ साइड ऑफ ए स्क्वायर विद एरिया। आपको साइड ऑफ स्क्वायर निकालनी है, एरिया गिवन है। एरिया आपको देखो नंबर्स फॉर्म में गिवन नहीं है, पॉलिनोमियल फॉर्म में गिवन है। तो कुछ नहीं है, जैसे नंबर वाले क्वेश्चन को करते हो आप साइड निकालने के लिए, वैसे इसमें भी करना है। तो
क्वेश्चन 8 में आपको एरिया ऑफ स्क्वायर कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ है। अब आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, या फिर साइड का स्क्वायर भी लिख सकते हो, है ना। तो साइड स्क्वायर होता है और ये आपको इतना गिवन है। अब देखो यहाँ स्क्वायर है तो इस पॉलिनॉमियल को भी ना आप होल स्क्वायर में चेंज करो। तो इसमें आपको दिख रहा है, इसको फैक्टराइज करोगे तो आपको दिख रहा है ये ए का स्क्वायर बन सकता है और ये बी का स्क्वायर बन सकता है ना। क्वाड्रेटिक है तो ये ए का स्क्वायर बन सकता है और ये बी का स्क्वायर। देखो 4 ये एक्स पे स्क्वायर लगा हुआ है, 4 पे नहीं लगा। तो आप 4 को भी स्क्वायर में बदलना चाहते हो तो 2x लिख दो इसको, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है। ये एक्स पे है ये स्क्वायर, इस पे नहीं। अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट में होता तो ये पूरे पे होता, बट अभी सिर्फ ये एक्स पे है तो इसको 4 को भी स्क्वायर में बदलो तो ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। अब आपको पता है ये आइडेंटिटी कुछ कुछ ये बन रही है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और अंदर क्या होता है 2ab। और यहाँ या तो प्लस हो सकता है या यहाँ माइनस, बट यहाँ माइनस है तो इसलिए ये माइनस। तो ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, तो अंदर जरूर क्या बनना चाहिए 2ab। तो 2a क्या है, ए क्या है जो ब्रैकेट के अंदर मिला 2x और b क्या है 3, ठीक है। तो जब भी आपको दिख रहा हो फर्स्ट एंड लास्ट परफेक्ट स्क्वायर हो तो आपको इसी आइडेंटिटी में बदलना होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो ये -2ab। अगर ये प्लस होता तो +2ab हो जाता। तो 2ab मुझे मिल गया, ए और बी यहाँ से मिल गया। तो देखो इसे वापस मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 3 जा 12x वापस आ गया ना वही। तो अब ये जो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ये किस फॉर्मूले से निकल के आता है, ये आता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a क्या है 2x और b क्या है 3 और माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ प्लस हो जाता। तो 2x माइनस 3 का ये होल स्क्वायर है। तो ऐसे फैक्टराइज वाले क्वेश्चन आपने किए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी साइड स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर आ गया, ठीक है। पहले ये पूरा स्क्वायर में नहीं था, अब मैंने इसे फैक्टराइज किया तो ये स्क्वायर में आ गया। अब स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो साइड कितनी आ जाएगी 2x माइनस 3। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। एक्चुअल में ये पॉलिनॉमियल वाले क्वेश्चन हैं, बट ये कुछ स्क्वायर में थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दिए। तो इस पॉलिनॉमियल को फैक्टराइज करो और फिर साइड स्क्वायर, अगर इतना स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर कट के साइड आ जाएगा 2x माइनस 3। ऑप्शन डी इसका आंसर है 2x माइनस 3, ठीक है। अगर यहाँ प्लस होता तो ये 2x प्लस 3 आ जाता। अभी फिलहाल तो डी आंसर है इसका। आई होप सबको समझ आ रहे होंगे। डिटेल सोल्यूशन करा रही हूँ, कॉन्सेप्ट के साथ करा रही हूँ। ऐसे ही आपको PYQs उसमें भी मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में, तो उनको ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन 9, एनी लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस इज पैरेलल टू। कोई भी लाइन जो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है वो किसके पैरेलल होती है। तो इसको हम जरा कोऑर्डिनेट प्लेन को बना के समझेंगे। तो देखो ये कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया, ठीक है। अब आपको क्या बोला है कि एक लाइन जो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। वाई एक्सिस तो ये वाला होता है ना, वर्टिकल वाला, मैं भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये वाई एक्सिस होता है। तो अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के क्या बनानी है, परपेंडिकुलर, यानी वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर बनानी है। ये लाइन वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर बनानी है। तो अगर वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई लाइन है तो फिर इन्होंने पूछा है कि वाई एक्सिस के अगर परपेंडिकुलर कोई लाइन है तो वो किसके पैरेलल जाएगी। तो देखो ये वाली लाइन जो है ये किसके पैरेलल जा रही है, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रही है ना। तो जब भी वाई एक्सिस पे कोई परपेंडिकुलर होता है तो वो किसके पैरेलल जाता है, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल जाता है। याद रखना, वाई एक्सिस के अगर परपेंडिकुलर होगा तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगा। और अगर इसी क्वेश्चन में बोलते हैं एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो एक्स एक्सिस तो ये है। अब एक्स एक्सिस के अगर मैंने परपेंडिकुलर डाला तो एक्स एक्सिस के अगर परपेंडिकुलर डाला, एक्स एक्सिस की अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर लाइन डाली तो वो किसके पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाएगी वो वाई एक्सिस के। ये याद रखना आप। अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन है तो वो वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, और अगर वाई एक्सिस की परपेंडिकुलर लाइन है तो पैरेलल किसके होगी, एक्स एक्सिस के। तो अब ये तो वाई एक्सिस है तो किसके पैरेलल जाएगी, एक्स एक्सिस के। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है, ऑप्शन ए। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो आप डायग्राम बना के देखा करो, तभी आपको ज़्यादा डिटेल में समझ आएगा वो चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये क्यूब रूट है, क्योंकि अंदर 3 है। 3 अंदर है, बाहर नहीं है, 3 इसके अंदर है, यानी ये क्यूब रूट वाला क्वेश्चन है। तो जब भी क्यूब रूट वाले क्वेश्चंस होंगे तो मैंने आपको कहा है जब अंदर नंबर बड़े बड़े होते हैं तो आप इसे प्राइम फैक्टर करो, इनके भी प्राइम फैक्टर करो और इसके भी। तो 125 के प्राइम फैक्टर करना तो सबको आता होगा। पहले ये 5 पे जाएगा 25 पे, और फिर 5 पे, ये 5 पे, फिर 5 पे 1 पे। तो 125 के प्राइम फैक्टर 5 5 5, ठीक है। 64 के प्राइम फैक्टर करोगे तो 4 4 4। वैसे तो प्राइम फैक्टर में 4 से स्टार्ट नहीं करना होता, 2 से स्टार्ट करना होता है, बट क्योंकि मेरे को पता है 4 3 बार आएगा, क्यूब रूट में कितनी बार चाहिए, 3 बार चाहिए, तो इसलिए मैंने 4 4 लिख दिया। मुझे पता है डायरेक्ट, बट आप जो प्राइम फैक्टर करोगे ना वो हमेशा 2 से 3 से 5 से ऐसे प्राइम नंबर से स्टार्ट किया करो। तो 2 पे करोगे तो 2 3 या 2 2 जा 2 पे 2 16, 2 8 जा
2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा। अगर आपको डायरेक्ट पता है ये 3 बार 4 पे आता है तो तब आप 4 से ही डायरेक्ट लिख देना, बट अदरवाइज प्राइम फैक्टर आप 2 3 5 ऐसे प्राइम नंबर से स्टार्ट किया करो। तो यहाँ 2 2 2 2 2 2 के भी देखो एक 3 का ग्रुप बना और इस 2 का भी 3 का ग्रुप बना है ना। तो 2 का 3 का ग्रुप बना तो इस हिसाब से देखो 5 का भी 3 का ग्रुप बना है तो एक तो 5 बाहर आएगा, और इस 2 का एक ग्रुप बना 3 का, क्यूब रूट में 3 3 के ग्रुप चाहिए तो 1 2 3 1 2 बाहर आ जाएगा। ऐसे इसमें से भी 3 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा। तो 5 2 जा 10 2 जा 20। या फिर मैंने को डायरेक्ट पता था ये 4 4 3 बार आएगा तो इस 3 के ग्रुप में से 1 4 बाहर आ जाएगा। और क्योंकि माइनस भी 3 बार है तो माइनस भी बाहर आएगा, ठीक है ना। अगर 3 बार माइनस है तो वो बाहर आ जाता है। अगर हाँ 2 बार माइनस होता तो माइनस आप हटा सकते हो, बट 3 बार है तो माइनस लगेगा। तो -20 आंसर आएगा, 20 नहीं आएगा। याद रखना 3 बार माइनस भी तो है ना, तो इसलिए माइनस बाहर आएगा। तो -20 इसका आंसर है। तो ए ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये दोबारा से एसपी वाला ही क्वेश्चन आ गया। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। एसपी ऑफ एक आर्टिकल कॉस्ट प्राइस का ट्वाइस है और आपको प्रॉफिट परसेंट निकालनी है। तो अब ये क्वेश्चन भी वैसा ही आ गया कि एसपी कॉस्ट का डबल है, ट्वाइस मतलब डबल है। तो आप पहले कॉस्ट को, इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने बताया ना आपको क्वेश्चन 11, सीपी ऑफ, जब भी एसपी किसी सीपी के किसी नंबर के बराबर हो तो आपको सीपी को एक आर्टिकल का 1 रुपये मान लेना है। तो एसपी एक आर्टिकल का क्या बोल रहा है, एक आर्टिकल का एसपी कॉस्ट प्राइस का डबल है। तो कॉस्ट प्राइस 1 था और उसका डबल करो तो 2 हो जाएगा, यानी एसपी एक आर्टिकल का जितना कॉस्ट प्राइस है उसका डबल है। तो कॉस्ट प्राइस क्या था, 1 था ना, 1 का बोल रही हूँ एसपी, तो कॉस्ट प्राइस 1 का 1 था और उसका डबल है तो 2 रुपीज़ एसपी आ गया आपका। अब आपको दिख रहा है 1 का एसपी 2 आया और जबकि 1 का सीपी कितना आया, 1 आया। तो 1 का दोनों 1 1 के पता चल गए ना। तो 1 1 के जब दोनों के नंबर सेम हुआ, एसपी भी 1 का और सीपी भी 1 का, तो अब मैं प्रॉफिट 1 का निकाल सकती हूँ, एक आर्टिकल का। तो एक आर्टिकल का एसपी 2 है और एक आर्टिकल का सीपी 1 है, तो 2 - 1 1 आ जाएगा, है ना। क्योंकि प्रॉफिट क्यों, क्योंकि एसपी ज़्यादा आ रहा है 1 का और सीपी 1 का कम है, तो इसलिए प्रॉफिट हुआ है। तो 2 - 1 1 आ जाएगा। अब आपको प्रॉफिट परसेंट निकालनी है तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला तो आपको आता ही होगा, प्रॉफिट ऊपर सीपी नीचे इंटू 100 होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो प्रॉफिट कितना आया, 1 रुपये आया और सीपी भी 1 का ये प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट में एक के हिसाब से निकाल रही हूँ, एक आर्टिकल के हिसाब से। तो प्रॉफिट परसेंट एक आर्टिकल का 1 है, एक आर्टिकल का सीपी भी 1 ही है, इंटू 100, तो 1 से 1 तो कट के 100% इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर बी ऑप्शन है इसका। क्या है आंसर, बी ऑप्शन, 100%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्टिसेस ओ एम एन स्क्वायर ओ एम एन पी गिवन है आपको, और व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स पी। तो यहाँ पे ये जो वर्टेक्स आपको दिए हुए 0 0 3 0 3 3 ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिए। तो जब भी कोऑर्डिनेट फॉर्म में आपको वर्टेक्स दिए है तो आप इसको ना कोऑर्डिनेट प्लेन में अरेंज कर लो इन 3 वर्टेक्स को, और आपको ओ एम एन पी में ओ एम एन के पॉइंट दिए बट पी का निकालना है क्वेश्चन में, फोर्थ वर्टेक्स निकालना है। तो जब भी कोऑर्डिनेट आए तो आप इसे कोऑर्डिनेट प्लेन में लगा लेना। तो देखो कोऑर्डिनेट प्लेन तो सबको बनाना आता है ना, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है ना। अब एक्स एक्सिस में मैंने ये एक कोऑर्डिनेट, मतलब मैंने एक कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया, पहले इसका एक्स एक्सिस है और फिर ये इसका वाई एक्सिस है। अब ओ एम एन पी, उसका नाम क्या है स्क्वायर का, ओ एम एन पी। तो ओ, क्योंकि ओ के वर्टेक्स 0 0 थे तो मैंने इसको ओरिजिन पे रखा है। ओ के वर्टेक्स क्या है, 0 0, ओ यहाँ है तो अब एम यहाँ आएगा, ओ एम एन पी। ऐसे अरेंज बिल्कुल ध्यान से करना, कॉन्जिक्यूटिवली अरेंज होना चाहिए, ओ एम एन पी। पेंसिल आपकी ना ऐसे चलनी चाहिए लगातार, मतलब अगर आप ओ तो फिक्स हो गया ना, ओरिजिन पे है, तो अब एम आपका यहाँ आना चाहिए, ओ एम, समझ आया। और फिर एन आपका इधर आना चाहिए, क्योंकि ऐसे करके लाइन बिल्कुल पेंसिल आपकी ऐसे ही तो चलेगी। अगर आप एम को यहाँ, एन को यहाँ लिख दोगे ना, ओ एम एन, तो आपकी पेंसिल ऐसे कंजिक्यूटिवली नहीं चलेगी, वो आपकी ओ एम के ऐसे ब्रेक हो गई। तो ओ एम तो एन यहीं आएगा और पी यहीं आएगा, तो इसको बिल्कुल ध्यान से बनाना होता है। तो ओ ऑरिजिन है, 0 0 यहाँ पे ऑरिजिन होता है। एम के कोऑर्डिनेट आपको 3 0 दिए है, एन के कोऑर्डिनेट आपको 3 3 दिए, और आपको ये पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। पी आपको दिख रहा है वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे मैंने क्या बताया था, वाई एक्सिस पे जब भी कोई पॉइंट होता है तो उसका एक्स तो 0 होता है। वाई एक्सिस पे एक्स पॉइंट 0 होता है, आगे एक्स लिखना चाहिए ना, तो पहले एक्स आएगा 0 और फिर वाई कितना है, देखो अभी क्योंकि ये स्क्वायर है तो जितना इसका ये वाली साइड है, ये वाली साइड कितनी है इसकी, देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी है, देखो इसका ये जब भी
एक्स एक्सिस पे कोई परपेंडिकुलर लाइन होती है तो वो वाई के पॉइंट के बराबर होती है। वाई पॉइंट कितना है इसका 3, या फिर ऐसे देख लो, यहाँ से ये 3 दिखा रहा है ना, तो इसका एक्स 3 है और वाई भी 3 है। तो वाई मेरे को इस पॉइंट से मिल गया कि वाई कितना है, इसमें 3 है, तो ये 3 है यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक भी तो 3 ही होगा, तो ये 0 3 होगा। तो इसका पी पॉइंट कितना आ जाएगा 0 3। तो ऐसे करके आप बनाओगे ना, तो जितना यहाँ से वाई दिख रहा है, ये एक्स और ये वाई है, तो ये एक्स तो 3 यहाँ पे है ही, तो ये 3 यानी ये 3, वाई भी तो 3 ही होगा, तो एक्स तो इस एक्सिस पे 0 होगा और वाई 3 होगा, तो 0 3। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कोऑर्डिनेट प्लेन ज़रूर बनाया करो। तो 0 3 इसका आंसर है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैल्यू ऑफ √64 प्लस 0.64 रूट एंड 0.00464। तो देखो सब में है तो 64 ही, बस डेसिमल्स आ गए। तो 64 का स्क्वायर रूट तो सबको आता ही होगा, 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है। नहीं आता तो आप प्राइम फैक्टर करके देख लेना, 64 के प्राइम फैक्टर करो तो यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे कर लेते हैं 64, 2 3 जा 2 2 जा 2, प्राइम फैक्टर आई होप सबको आते होंगे करने। 2 1 जा, तो देखो 2 कितनी बार आया आपका, स्क्वायर रूट है ना, तो पेयर में से बाहर निकालो, 2 में से एक 2, 2 में से एक 2, 2 में से एक 2, तो 3 बार 2 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8 होगा इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट बोला है ना, तो 3 3 मतलब प्राइम फैक्टर करके 2 2 के पेयर में से एक एक 2 2, एक 2 2 है तो उसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, इस 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, इन 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, यानी 8। अदरवाइज मुझे डायरेक्ट पता है रूट का 64 का रूट क्या होता है, 8 होता है। अब आपको यहाँ भी 64 ही दिया, तो इसका स्क्वायर रूट भी 8 ही होगा। बट यहाँ पे देखो डेसिमल कितने के बाद है, 2 के बाद है ना, डेसिमल कितने के बाद है, 2 के बाद। अगर स्क्वायर रूट में डेसिमल गलत हो गई, स्क्वायर रूट में अगर डेसिमल 2 के बाद है, 2 के बाद है, तो यानी आपका जब आप इसका स्क्वायर रूट कर दोगे तो डेसिमल 1 के बाद आएगा। क्यों? क्योंकि देखो समझो इस चीज़ को, ये तो मुझे पता चल गया √64 8 होता है। अब मेरे को यहाँ पे क्या दिया है 64, यहाँ पे पॉइंट दे दिया, तो पहले मैं इसको अंदर ही सॉल्व करके बताती हूँ। 64 पहले इसका डेसिमल रूट के अंदर ही निकालो, 1 2 2 नंबर है ना, तो 2 नंबर है तो 2 0 आएंगी नीचे, है ना। डेसिमल को आपको फ्रैक्शन बदलना आता हुआ। अब √64 का डेसिमल कितना होता है, 8 होता है। और 100 का स्क्वायर रूट, ये तो आपको सबको पता होगा, 100 मतलब 10 इंटू 10, तो इसमें 2 में से एक बाहर निकालना पड़ेगा। स्क्वायर रूट का मतलब 2 के पेयर में से एक बाहर निकालना पड़ेगा, तो 8/10 का मतलब 0.8। तो आप ये याद भी कर लो कि 64 पे अगर 2 के बाद डेसिमल है, तो जब आप इसका स्क्वायर रूट करोगे ना, तो 2 के बाद डेसिमल नहीं लगेगा, 1 के बाद लगेगा, यानी ये 0.8 आएगा। सेम ऐसे ये क्या है 0.064, नेक्स्ट वाला जो है इसका 0 पॉइंट, यहाँ पे 2 0 है, 0.0064। तो यहाँ पे वैसे तो ऐसे भी इसको भी ऐसे करके देख लो, अदरवाइज डायरेक्ट अगर ट्रिक लगानी तो 64 का तो 8 है। अब यहाँ डेसिमल कितने के बाद है, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 के बाद नहीं लगेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर अगर 4 के बाद है तो यहाँ पे तो 2 के बाद लगना चाहिए ना। 4 का आधा कितना होता है 2, तो 8 है, तो ये 2 डेसिमल बनाने के लिए 1 डिजिट तो ये है, 2 डिजिट बनाओ तो 2 08, तो यहाँ पे डेसिमल। अदरवाइज इसको भी करने का तरीका ये कर लो, 64 1 2 3 4, 4 0 नीचे आ गई। अभी ये रूट के अंदर है, 64 का स्क्वायर रूट करो 8, ये 4 0 है तो कितनी, रूट में से 2, रूट के अंदर 4 है तो बाहर निकल के 2 ही आएंगी, तो 8/100 का मतलब 0.08। 8/100 को कैसे लिखोगे, 8 तो लिख दिया, 100 है तो 2 0 है, तो 2 0 बना 2 पॉइंट डिजिट बनाने के लिए 8, यहाँ पे एक डिजिट 0 बनाना पड़ता है ना, तो यानी कि ये 0.08 आएगा। यानी फाइनल आंसर मेरा होगा 8 + 0.8 + 0.08। अब इन्हें ऐड करने का तरीका क्या होता है, 8 पे तो देखो पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट के बाद 0 1 या 2 जितनी लगानी लगा लो। इस पे पॉइंट नहीं है ना, तो इसके पॉइंट के बाद 0 लगाओ। इस पे पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दो, यहाँ पॉइंट से पहले 8 है और यहाँ पे 0 है। अब इसका भी पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दो, तो ये 0 8 हो गया पॉइंट के बाद, और ये पॉइंट से पहले 0। अब इसे ऐड कर लो, तो यहाँ एक्स्ट्रा 0 हमने अपनी तरफ से लगा दी, 8 8 8, ये आएगा आंसर 8.88। 8.88 इसका करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन है इसका, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर किसका 13 का आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। ये पहले का आंसर 8 है, दूसरे का आंसर में 2 के बाद डेसिमल है, बट रूट से बाहर आएगा तो 1 के बाद ही लगेगा। यहाँ 4 के बाद डेसिमल है तो ये रूट से बाहर आएगा तो 1 2 के बाद आएगा।
तो ये ट्रिक है, आपको याद करनी है, इतना बड़ा करके नहीं देखना। वो आपको पता है ना 64 का 8 है, फिर इसका भी 8 है, बट डेसिमल 2 के बाद है तो यहाँ 1 के बाद लगेगा, यहाँ 4 के बाद है तो यहाँ 1 के बाद 2 के बाद लगेगा, फिर ऐड करना तो आपको आता ही होगा। ये 8.88 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्मॉलेस्ट इंटीजर हुज क्यूब इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। वो स्मॉलेस्ट इंटीजर जिसका क्यूब जो करे, अगर क्यूब करेंगे ना तो वापस वो नंबर ही मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैं सबका क्यूब करके देख लेती हूँ। -1 का क्यूब किया तो -1 आ जाएगा। फिर आप 0 का क्यूब करो, 0 का क्यूब मतलब 0 0 0 3 बार मल्टीप्लाई करो 0 ही आंसर देगा। और 1 का क्यूब करो तो 1 का क्यूब 1 × 1 × 1 1 आंसर आएगा। और 2 का क्यूब करोगे तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 आएगा। तो देखो इसका क्यूब क्या 0 आया, इसका क्यूब 1 आया, इसका क्यूब 8 आया, और -1 का क्यूब -1 आया। तो अब इन चारों में से ये जो चारों क्यूब आए आपके पास -1 0 1 8, सबसे छोटा कौन सा आया, यही तो आया -1। तो किसके क्यूब को करके सबसे छोटा इंटीजर मिल रहा है, -1 के क्यूब को करके। तो यानी कि इसका आंसर -1 है, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्यूब बना और एक क्यूबॉइड बना है। नेहा का बर्थडे है, उसकी मदर ने उसको गिफ्ट दिए। उसको 2 बॉक्सेस मिले, एक क्यूब फॉर्म में और एक क्यूबॉइड फॉर्म में। अब उसको क्या करना है, इन्होंने बोला किस बॉक्स में ज़्यादा रैपिंग पेपर लगेगा। रैपिंग पेपर मतलब रैपिंग होगी कहाँ, इसके सरफेस पे होगी ना। तो यानी कि रैपिंग होने के लिए मुझे इसके सरफेस का एरिया निकालना पड़ेगा, है ना। तो इन्होंने बोला किस में ज़्यादा रैपिंग पेपर लगेगा। तो आपको क्यूब का भी TS से निकालना पड़ेगा और क्यूबॉइड का भी TS से निकालना पड़ेगा, ठीक है। और फिर जिसका TS से ज़्यादा आएगा उसमें ज़्यादा रैपिंग पेपर लगेगा। तो सबसे पहले हम TS से ऑफ क्यूब निकालेंगे। क्यूब का TS से अगर निकालना है तो क्यूब के अंदर 6 फेस होते हैं। आपको पता है क्यूब के अंदर कितने फेस होते हैं, 6 फेस। अगर 6 फेस है और एक फेस इसका कैसा होता है, स्क्वायर होता है ना, और स्क्वायर का एरिया A² होता है। तो अगर 6 फेस है तो एक का अगर A² है तो 6 फेस का 6A² हो जाएगा। A मतलब उसकी साइड। अब उसकी साइड आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितनी दी हुई है देखो, इसकी साइड 10 है। और आपको पता है क्यूब में सारी साइड 10 10 ही होती है ना। तो इसका 6 फेस का 6A² हो जाएगा, क्योंकि एक फेस का तो A² होता है ना। तो 6 फेस का 6A², A कितना दिया हुआ आपको 10 दिया, और 10 पे स्क्वायर लगा दोगे। साइड उसकी 10 दिए, साइड A मतलब साइड उसकी, साइड का स्क्वायर, ए यहाँ पे साइड है, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 और 6 से मल्टीप्लाई करो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप वो दूसरी शेप TS से क्यूबॉइड का निकालना पड़ेगा आपको। क्यूबॉइड का TS का फॉर्मूला आना चाहिए आपको, 2 ब्रैकेट LB + BH + HL। L मतलब लेंथ, B मतलब ब्रेथ, हाइट। तो यहाँ पे L 12 है, ब्रेथ ये होती है देखो 6 है, और हाइट कितनी है 8 है। तो यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, L की जगह 12, ब्रेथ की जगह 6। पहले ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर बीच में प्लस का साइन है, फिर ब्रेथ और हाइट मल्टीप्लाई करना है। ब्रेथ 6 है और ये 8 है, फिर H और L को मल्टीप्लाई करना है और फिर प्लस करना है। तो पहले मल्टीप्लाई करो, 12 6 जा 72, 6 8 जा 48, 18 2 जा 96, फिर लास्ट में इनको प्लस कर दो। तो प्लस करके 216 आएगा, फिर लास्ट में 2 भी है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ रहा है 432। तो देखो आपने क्यूब का निकाला तो 600 आ रहा है। रैपिंग पेपर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर पे लगेगा, जबकि यहाँ पे रैपिंग पेपर 432 सेंटीमीटर स्क्वायर पे लगेगा। तो आंसर क्या है, इन्होंने पूछा किस पे ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा पूछा ना मोर, तो यानी क्यूब पे ज़्यादा लग रहा है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा कितना, किस पे ज़्यादा लगेगा और कितना लगेगा, व्हाट विल बी इट्स एरिया, कितना एरिया है इसका, क्यूब और 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन C हो जाएगा। आई होप TSA का फॉर्मूला सबको आता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट A 5 8 फ्रॉम Y एक्सिस। तो देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ट्रिक के साथ हो सकता है। तो इस पॉइंट का आपको Y एक्सिस से डिस्टेंस बोला है। तो पहले मैं इसको कोऑर्डिनेट प्लेन से आपको समझाती हूँ, फिर आपको ट्रिक बता दूंगी। तो देखो एक पॉइंट है 5 8। 5 8 का मतलब समझते हो, 5 8 का मतलब होता है, तो 5 8 का मतलब x का तो 5 है, यानी x एक्सिस ये होता है ना, x एक्सिस, और ये y एक्सिस होता है आपका वर्टिकल वाला। तो x एक्सिस पे तो 5 होना चाहिए, यहाँ पे मैंने 5 ले लिया, और y एक्सिस पे कहाँ तक होना चाहिए, 8 तक होना चाहिए। तो ये पॉइंट x के 5 पे और y के 8 पे, यानी यहाँ पे कहीं पे आएगा ये पॉइंट 5 8। अब आपको बोला है इसका डिस्टेंस y एक्सिस से निकालो। तो देखो y एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस, मतलब ये पॉइंट जो है पॉइंट P, इसका y एक्सिस से डिस्टेंस ये होगा, है ना। y एक्सिस तो ये है, तो y एक्सिस पे डिस्टेंस अभी मैंने बताया था परपेंडिकुलर। y एक्सिस पे अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पहला क्वेश्चन जो आया था y एक्सिस पे अगर कोई डिस्टेंस है तो वो x एक्सिस के तो वो पैरेलल होता है, याद रखना। y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है
सॉरी पॉइंट का अगर डिस्टेंस वाई एक्सिस से है तो वो एक्स एक्सिस के तो पैरेलल होता है, जो मैंने अभी ऊपर कराया था। बट आपको वाई एक्सिस का डिस्टेंस अब की बार ये नहीं पूछा किसके पैरेलल, उन्होंने पूछा कितना है वो डिस्टेंस। तो देखो वाई एक्सिस का डिस्टेंस अगर मैं देख रही हूँ तो देखो वाई एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो यहाँ इतना आ रहा है ना, यानी वो किसके बराबर आ रहा है, वो एक्स के बराबर आ रहा है। ये जो वाई एक्सिस का डिस्टेंस है वो देखो यहाँ पे अगर ऐसे आ रहा है तो वो किस किस पॉइंट के बराबर आ रहा है, इस ये कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इसके पैरेलल है तो ये 5 है ना। तो अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है वाई एक्सिस का डिस्टेंस, तो पैरेलल अगर एक्स एक्सिस के है तो जितना एक्स होगा ना उतना ही ये डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एक्स के बराबर होता है। और याद रखना एक्स चाहे नेगेटिव हो बट आपको मॉड में लेना है, यानी कि प्लस ही लेना है, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। मान लो ये पॉइंट 5 8 की जगह -5 8 होता तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस किसके बराबर होता है, एक्स के। तो एक्स कितना है -5, बट डिस्टेंस तो आप +5 ही लोगे। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के जो डिस्टेंस होता है वो एक्स के बराबर होना चाहिए। पैरेलल भी एक्स एक्सिस के होता है और एक्स के बराबर होना चाहिए, एक्स के जितना होना चाहिए। तो एक्स कितना है, इसका आगे वाला एक्स है ना, तो एक्स कितना है 5। और मैंने क्या बताया, अगर एक्स माइनस में भी होता तो डिस्टेंस हमेशा प्लस में आता। तो अगर ये -5 8 होता तब भी वाई एक्सिस से डिस्टेंस 5 ही आता, -5 नहीं आता। तो ये ट्रिक याद कर लो, अगर वाई एक्सिस से आपको कोई डिस्टेंस पूछ रहे हैं तो वो एक्स के बराबर होता है और एक्स के मॉड के बराबर होता है, यानी कि प्लस में आना चाहिए। ऐसे ही अगर क्वेश्चन आपको डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछ लेते तो फिर वो वाई पॉइंट के बराबर होता, यानी उस पर भी मॉड होता है। तो तब आपका आंसर 5 8 है तो 8 आता, कितना आता, तब 8 आता आपका। अभी फिलहाल तो वाई एक्सिस से पूछा तो 5 आएगा। तो ट्रिक आई होप सबको समझ आ गई। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको समझ आ रहा है अच्छी तरह कि नहीं आ रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। कम से कम 1000 लाइक्स मिलने चाहिए, तभी मैं इसके क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करा दूँगी जल्दी से जल्दी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 17। तो इसका आंसर तो मैंने बता दिया कि वाई एक्सिस पे है तो एक्स के बराबर होगा 5 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स ए पैरेलल टू बी, ए बी के पैरेलल। देखो ए लाइन बी के पैरेलल होनी चाहिए। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन तो सबको आती होगी, जब भी कोई लाइन पैरेलल होती है किसी लाइन की तो उसमें कौन कौन से एंगल बराबर होते हैं। तो उसमें एक तो देखो कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे ये वाला इसके बराबर होना चाहिए 1, इसको मैं ऐसे दे देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 लाइन के ऊपर है तो ये भी लाइन के ऊपर वाले के बराबर है, 1 और 5 बराबर होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे 2 और 6, 2 लाइन के ऊपर है तो 6 भी लाइन के ऊपर होना चाहिए सेम साइड में। ये इधर है तो ये भी इधर, 2 6 के बराबर होगा, 1 5 के बराबर होगा, 4 8 के बराबर होगा, ऐसे 3 7 के बराबर होगा। इनको हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे ही अगर क्रॉस में बनाना है तो ये तो वर्टिकली तो सबको आता होगा, 1 3 के बराबर, 2 4 के, 5 7 के और 6 8 के, ये वर्टिकली अपोजिट होते हैं। और इसके अलावा पैरेलल लाइन की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो देखो जब भी 2 लाइन पैरेलल होती है, ए बी के पैरेलल है, अगर ए बी के पैरेलल है तो अभी मैंने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो बता दिया आपको। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है ना, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ना सेम साइड पे बनते हैं, यानी ये वाला एंगल लाइन के ऊपर बन रहा है ना, तो ये भी सेम साइड पे इस वाली लाइन के ऊपर कौन सा बन रहा है, 5, तो एंगल 1 5 के बराबर होगा। ऐसे 2 6 के बराबर होगा, ये लाइन के नीचे बन रहा है ना, और सेम साइड पे लाइन के नीचे कौन सा बन रहा है, 7, तो 3 और 7 बराबर हो जाएंगे। ऐसे 4 इधर बन रहा है तो ये 4 लाइन के नीचे, तो 8 भी लाइन के नीचे होना चाहिए, तो 4 और 8 भी बराबर हो जाएंगे। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। दूसरे टाइप के इसमें अल्टरनेट इंटीरियर होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर मतलब क्रॉस, जब ना सेम साइड में नहीं होनी चाहिए, मतलब ये तो सेम तरफ बन रहे थे ना, ये वाले ये इधर बनेगा तो ये इस साइड बनना चाहिए। अब कैसे, इंटीरियर है तो लाइन के अंदर अंदर बनाओ, तो लाइन के अंदर 4 किसके बराबर होगा, ऐसे क्रॉस में 4 6 के बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर में, 3 5 के बराबर होगा, 4 तो 6 के बराबर, ऐसे ये अल्टरनेट इंटीरियर लाइन के अंदर अंदर होने चाहिए। 4 6 के बराबर, 3 5 के बराबर, है ना। ऐसी एक होते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर, ये लाइन के बाहर बनते हैं। लाइन के बाहर 1 और 2 है ना, अब देखो 1 इस लाइन के बाहर है तो इस लाइन के बाहर कौन से 7 और 8, तो 1 क्रॉस में ऐसे 7 के बराबर हो जाएगा और 2 8 के बराबर हो जाएगा। तो ये अल्टरनेट एक्सटीरियर होते हैं। उसके अलावा सम ऑफ इंटीरियर क्या होता है, ये देखो ये लाइन में जो लाइन के अंदर, इंटीरियर मतलब लाइन के अंदर बनेंगे, तो लाइन के अंदर 4 5 सेम साइड में है ना, अब यहाँ ये बराबर नहीं होंगे, ये प्लस होगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल मतलब लाइन के अंदर अंदर
4 5 का सम 180, 3 और 6 का सम 180। तो ये एक पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज़ होती है। इसके अलावा तो लीनियर तो लगता है ये प्लस ये 180 या ये प्लस ये 180 या वर्टिकली अपोजिट, वो तो एक्स्ट्रा है ही। बट एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी में ये 4 प्रॉपर्टीज़ होती है। तो अभी ये वाला क्वेश्चन में देखो, आपको बोला ये 5x + 55 है और ये 65 है और ये ए बी के पैरेलल है, तो x कितना होगा। तो देखो अगर मैं x को निकालना चाहती हूँ तो ये वाला किसके, या तो ये वाला देखो किसके बराबर है, ये वाला अभी मैंने बताया ना बराबर में कहूँ तो ये लाइन के नीचे, तो ये इस लाइन के नीचे बनना होना चाहिए। तो ये तो मुझे पता नहीं है, तो मैं या तो सम ऑफ इंटीरियर लगा दूँ या मैं ये भी लगा सकती हूँ। 5x + 55 एंगल 1 के बराबर है ना, क्योंकि ये लाइन के नीचे और ये भी लाइन के नीचे। तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे कर सकती हूँ कि यहाँ पे कितना है, ये 5x + 55 है और ये कितना है 5x + 55 और ये है 65। तो ये वाला एंगल लाइन के नीचे, अगर मैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लाना चाहती हूँ तो ये लाइन के नीचे, तो ये भी लाइन के नीचे बनना चाहिए। तो ये एंगल 1 है ना, इसको एंगल 1 मान लो। तो ये एंगल 1 है मान लो, तो ये इसके बराबर होगा। तो एंगल 1 किसके बराबर होगा, 5x + 55 के, है ना। और फिर आपको एंगल 1 नीचे ही, आपको तो x चाहिए। तो ये एंगल 1 और 65 मिलके क्या बना रही है, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो ये 180 बना रहे हैं ना लीनियर पेयर, ये दोनों लाइन सेम एक लाइन पे है। तो ये अब एंगल 1 की जगह कितना रख दो, 5x + 55 और साथ में 65 है = 180। अब x के लिए आप इक्वेशन को सॉल्व कर लो, या फिर जैसे मैंने यहाँ पे किया कि ये इसके साथ इधर एंगल बनना होगा, मैंने इधर लिख दिया। तो ये इसके साथ सम ऑफ इंटीरियर बना रहा है, तो सम ऑफ इंटीरियर का इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। अब 5x + 55 + एंगल 1 देखो कैसे आएगा, ये एंगल 1 इसके वर्टिकली अपोजिट से आ जाएगा। तो एंगल 1 65 है, वर्टिकली अपोजिट = 180। देखो यहाँ से भी वो इक्वेशन बन जाएगी। अभी 5x यहीं रहेगा, ये नंबर जो 2 है पहले प्लस कर दो और फिर यहाँ ला के माइनस कर दो। तो 5x 60, तो x की वैल्यू निकालेंगे 5 को डिवाइड में ले आओ, 12 आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है 12 डिग्री। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 देखेंगे। अ कर्टन इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस दी हुई है। क्यूबॉइड की डायमेंशन है 10 20 30, यानी L 10 है, B 20 और H इसका 30 है, LBH। तो कितने क्यूबॉइडल बॉक्स है जो स्टोर कर सकते हो आप इस क्यूबॉइड के अंदर, अगर एक बॉक्स का वॉल्यूम 30 मीटर स्क्वायर है। तो देखो इसे ऐसे समझो कि एक मान लो एक क्यूबॉइड है या एक रूम है, मान लो ये क्यूबॉइड है आपका बड़ा वाला, ठीक है, ये एक रूम है। अब इसके अंदर मुझे क्या डालने हैं, बॉक्सेस डालने हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस डालने हैं। तो छोटे छोटे बॉक्सेस तो इसके अंदर भरेंगे ना, इसके सरफेस पे थोड़ी ना डालोगे। छोटे छोटे बॉक्सेस तो आप इसके अंदर भरते जाओगे, है ना। तो यानी कि मुझे नंबर जब भी किसी चीज़ का निकालना और भरना कहाँ है, अंदर भरना है। हाँ, अगर ईंटें लगानी होती तो इसके सरफेस पे लगानी होती, अगर मान लो टाइलिंग करनी होती या फिर इसमें ब्रिक्स लगानी होती, तब तो आप इसके सरफेस पे लगाते हैं ना। तब आपको क्या करना होता, अगर टाइल्स वगैरह या जो भी लगानी होती या ब्रिक्स लगानी होती, तब आप इसके सरफेस पे लगाते। तब आप उसमें नंबर ऑफ़ ब्रिक्स या टाइल्स निकालते। तो आप क्या करते, आप इसके TSA को, क्यूबॉइड के TSA को क्या करते, एक जो भी बॉक्स होता या ब्रिक होती उसके एक ब्रिक के TSA से, ठीक है, कितना लगा मतलब, तो उससे डिवाइड करते। बट अभी आपको क्योंकि अंदर भरना है, इसके अंदर सरफेस पे डालना है ना, तो नंबर ऑफ़ कर्टन अंदर भरने, तो आप इसका वॉल्यूम अंदर के लिए क्या निकालते हैं, वॉल्यूम। तो पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालोगे और फिर जितना एक बॉक्स का वॉल्यूम होगा उससे उसको डिवाइड करोगे, तो नंबर ऑफ़ कर्टन आ जाएंगे। फॉर्मूला याद रखा करो। तो अगर सरफेस पे डाल रहे हो तो सरफेस को डिवाइड करा करो, और अगर अंदर भर रहे हो तो उनके वॉल्यूम को डिवाइड करा करो। पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम अपॉन में एक बॉक्स का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैसे निकलता है, L × B × H, है ना। और बॉक्स का वॉल्यूम तो आपको 30 दिया ही हुआ है। LBH आपको दी हुई थी 10 20 30, 30 से ये 30 कट गया, 10 20 को मल्टीप्लाई करोगे तो 200 जो है बॉक्सेस इसके अंदर भरे जा सकते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एजर्शन रीजंस। एजर्शन में आपको पढ़ना होगा कि ये दोनों ट्रू है कि फॉल्स है। एजर्शन रीजन, अगर दोनों ट्रू है तो A और B में से कोई ऑप्शन आंसर होगा, और अगर दोनों में से कोई एक गलत होगा तो ऑप्शन C या D में से चला जाएगा, ठीक है। तो अब देखो 41 अगर नॉन स्क्वायर नंबर्स है
इन्होंने बोला 41 नॉन स्क्वायर नंबर होते हैं 20 स्क्वायर और 21 के स्क्वायर के अंदर। तो देखो 20 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर भी परफेक्ट स्क्वायर है, बट 20 का स्क्वायर 400 के बाद अगर कोई नंबर है 401 तो वो कोई परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी ना है ऐसी। यानी कि ये बोलना चाह रहा है 20 स्क्वायर और 21 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं जो कि नॉन स्क्वायर होंगे। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि 21, ये एक ट्रिक भी होती है, याद भी रखा करो। 21 स्क्वायर और 20 स्क्वायर के बीच में नंबर निकालने हैं। तो जब भी मान लो 5 से 15 के बीच में कोई नंबर निकालने हैं, 5 से 15 के बीच में क्या क्या आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, 9 आता है, 10 आता है, 11 आता है, 12 आता है, 13 आता है, 14 आता है, ठीक है। 5 से 15 में ये नंबर आते हैं। तो अभी इन नंबर में अगर आपको अभी इनको काउंट करने लग जाओगे तो ये तो थोड़े हैं, चलो काउंट कर लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहे हैं, ठीक है। बट अगर मेरे को बहुत ज़्यादा नंबर के बीच में पूछा जाता कितने नंबर आ रहे हैं, तो मेरे पास एक ट्रिक होती है, ट्रिक याद करा करो। ट्रिक क्या होती है कि लास्ट वाले नंबर में से पहला नंबर माइनस कर दिया करो। तो पहले लास्ट में से 15 पहला वाला माइनस किया तो 10 आ रहा है, जबकि मैंने एक्चुअल में निकाल के देखा तो मेरे पास 9 आ रहा था, है कि नहीं। तो जो भी आपको लास्ट में से पहला वाला निकाल के आता है उसमें से लास्ट में फिर एक भी हटाया करो, क्योंकि जब भी बिटवीन होता है ना, बिटवीन बोला जाए तो एक हटाया करो, क्योंकि ना तो ये इंक्लूडेड है ना ये इंक्लूडेड है, तो इसलिए एक लास्ट में हटाया भी क्या करो। तो ट्रिक समझ आई कि जब भी किन्हीं दो नंबर्स के बीच में कितने नंबर पूछे जाए तो आप क्या करा करो, लास्ट वाले में से फर्स्ट वाला पहले माइनस करो, लास्ट में से पहला फर्स्ट वाला माइनस करो, फिर जो भी आपका आंसर आए उसमें से एक और हटाया करो, क्योंकि बिटवीन लिखा हुआ होता है। अगर बिटवीन ना लिखा हो तो कुछ भी माइनस नहीं करते, ठीक है, समझ आया। बल्कि तब आप +1 करोगे, तब अगर बिटवीन ना लिखा हो ना तो ये भी इंक्लूडेड हो जाएगा, ये भी। तब आपके पास अगर पहले 9 आए थे तो 10 11 तब 11 आ जाते। यानी कि जब बिटवीन ना लिखा हो तब तो आप लास्ट में से पहले वाला माइनस करके लास्ट में एक ऐड किया करो, अगर बिटवीन नहीं लिखा, क्योंकि तब तो 11 आएगा ना। अगर बिटवीन नहीं लिखा तब तो ये ट्रिक है, बट अगर बिटवीन लिखा है तो लास्ट में से पहले वाला माइनस करो फिर एक माइनस किया करो। तो यहाँ पे भी मेरे को यही करना है। 21 स्क्वायर और 20 स्क्वायर में कितने नंबर है बीच में, तो देखो 21 का स्क्वायर का मतलब 441 होता है और 20 का स्क्वायर मतलब 400 होता है। अब इसमें से पहले इसको माइनस करो, 41 आएगा, लेकिन मैंने क्या बोला, बिटवीन लिखा है ना क्वेश्चन में, तो आपको ये जो आएगा उसमें से एक और हटाना पड़ेगा, यानी 40 आ रहा है आंसर, जबकि ये 41 कह रहा है। 41 आंसर नहीं है, 41 में से आपको बिटवीन बोला है तो एक हटाना भी पड़ेगा, तो 40 आ रहा है, जबकि इन्होंने बोला 41 आना चाहिए, तो ये गलत दिया है, एजर्शन गलत दिया है, एजर्शन आपका गलत है। या फिर मैंने इसको जैसे आपको एक ये तो ट्रिक बताई कि इसके स्क्वायर को खोल लो और बीच का नंबर निकाल लो, कि इसमें से इसको माइनस किया 41 और फिर लास्ट में बिटवीन है तो एक हटाना होता है, अगर बिटवीन नहीं होता तो एक प्लस करना होता है, तो एक हटाना है तो 40 आया, तो 40 आया मेरा आंसर, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं चाहूँ तो स्क्वायर ना खोल के, अगर क्या पता है ये बड़े बड़े नंबर हो तो आप स्क्वायर ना खोलो, तो आपको क्या करना होता है, a² - b² का फॉर्मूला लगाना होता है। क्या होता है a² - b² का फॉर्मूला, a + b और a - b। अब यहाँ ध्यान वाली बात है कि a - b करूँगी, ये तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है ना, तो ये तो हमेशा एक ही आएगा। जब भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के स्क्वायर के नंबर हो ना तो आपको माइनस वाला नहीं लेना, आपको सिर्फ a + b करके देख लेना होता है। ये ट्रिक है, जब भी आपको कोई भी दो स्क्वायर के नंबर्स में कॉन्जिक्यूटिव नंबर निकालने हो तो पहले आप इन दोनों को प्लस कर लो बिना स्क्वायर को खोले। तो इन दोनों नंबर्स को, ये जो नंबर्स अंदर, उनको प्लस कर लो, जो भी नंबर आए, 41 आया ना, तो उसमें से फिर क्योंकि बिटवीन बोला तो एक माइनस भी करो। तो ठीक, दोनों समझ आ गई। अगर दो नंबर्स के बीच में आपको नंबर्स निकालने हैं तो पहले उनको लास्ट में से पहला वाला माइनस करो और फिर लास्ट में एक माइनस करो, अगर बिटवीन है। अगर बिटवीन नहीं है तो फिर +1 करते हैं, ठीक है। बाकी जब भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे आपके पास, क्या होंगे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझते हो, कॉन्जिक्यूटिव मतलब अगर पहला वाला n है तो उससे नेक्स्ट वाला n+1 होना चाहिए, नेक्स्ट वाला। तो उसमें यानी एक 21 है तो दूसरा 20 होगा, 21 है ना, यानी n तो 20 है तो ये n+1 माना जाएगा। तो अगर ये n है और ये n+1 है तो कॉन्जिक्यूटिव में या तो आप इनके स्क्वायर्स को खोल लो, जो रूल बताया, 441 - 400 तो 41, और फिर लास्ट में बिटवीन है तो ये 40 आना चाहिए। या फिर मैंने स्क्वायर के लिए ट्रिक क्या बताई है, अगर आप इसे खोलना नहीं चाहते 21 स्क्वायर 20 स्क्वायर, तो आप सीधा ना a + b कर लो, यानी इनको प्लस कर दो बस, क्योंकि माइनस में तो मुझे पता है वैसे तो आइडेंटिटी a + b a - b होते हैं, बट ये तो 1 ही आना है, कॉन्जिक्यूटिव है, तो ये सिर्फ आप प्लस करके निकालो, कितना आया 41, और फिर बिटवीन बोल दिया तो माइनस कर दो।
तो 40 है इसका। जबकि ये बोल रहा है कि 41 आना चाहिए, जो इसका एजर्शन बोल रहा है कि इसके बीच में 41 होते हैं, नहीं 40 होते हैं, तो गलत है एजर्शन। फिर इन्होंने इसका रीज़न दिया है कि अगर n और n+1 यानी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, उनके स्क्वायर्स के अंदर अगर मैं नंबर निकालती हूँ तो वो 2n आने चाहिए। अब देखो इसी क्वेश्चन को एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये कितना आया मेरा 40 आया ना, और n मेरा कितना था 20 था। तो n अगर 20 था और ये जो स्क्वायर का टोटल आया n+1 के स्क्वायर में से n का स्क्वायर माइनस करके, तो वो मेरा 40 आया। तो देखो वो इस n का ही तो डबल आया, 2n ही तो आया। 40 क्या होता है, 40 डबल ऑफ n होता है। तो सही तो कह रहा है क्वेश्चन कि अगर ये n और n+1 का स्क्वायर के बीच में नंबर पूछे जाए तो जो आंसर आता है वो उतना, नॉन परफेक्ट इसका कितना आता है, वो n का डबल आता है। तो यस 40 n का डबल ही तो आया, 20 का डबल, n क्योंकि 20 था ना छोटा वाला, तो यानी डबल आता है। यस रीज़न बिल्कुल ठीक है। अगर एजर्शन ये सही देते ना, आंसर 40 देते, तो रीज़न करेक्ट भी होता और एक्सप्लेनेशन वाइज भी करेक्ट होता। बट क्योंकि क्वेश्चन में एजर्शन ही गलत है तो एक्सप्लेनेशन तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है फिर आपको। बट ये बिल्कुल रीज़न की लाइन बिल्कुल ठीक है और एक्सप्लेनेशन वाइज भी ठीक है अगर ये ठीक आंसर देते। बट एजर्शन गलत है, एजर्शन गलत है और रीज़न सही है, इसलिए एजर्शन गलत और रीज़न सही का मतलब ये आपका ऑप्शन डी है। तो आई होप मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया इस क्वेश्चन को कि कैसे आपको बिटवीन नंबर्स निकालने होते हैं। अगर आपको इन दोनों नंबर के बिटवीन निकालने तो पहले आप लास्ट में से पहला वाला माइनस करो और फिर 1 भी माइनस करो क्योंकि बिटवीन लिखा है। अगर ना लिखा होता बिटवीन तो 1 प्लस करना चाहिए। और फिर मैंने इसको करने के दोनों तरीके बता दिए, या तो आप इनके स्क्वायर्स को खोल लो और फिर यही रूल जो अभी बताया मैंने उसको माइनस करके, इतना नहीं आएगा, इससे एक हटाना पड़ेगा क्योंकि बिटवीन बोला है। 40 आएगा आंसर, और जो 40 है ना वो इस वाले का डबल ही तो आ रहा है, 20 का डबल, तो 2n ही तो आ रहा है ना। तो यही ट्रिक है कि अगर n है और ये n+1 है तो जो आंसर आएगा ना इनके स्क्वायर्स का वो 2n के क्या होता है, बराबर होता है। एक्सप्लेनेशन यही है इसका, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं 20 क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए क्यूब इज 10 सेंटीमीटर, टोटल सर्फेस एरिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आपको इसका टीएस से बोला, ये रीजन में बोला कि 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है। यस रीजन तो बिल्कुल ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, यही क्वेश्चन सेम कराया था आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में मैंने सेम क्वेश्चन कराया था ना, टीएस ऑफ क्यूब 6 इंटू ए स्क्वायर होता है और ए की जगह साइड रख देते हैं तो 600 आएगा। तो ये यहाँ पे भी बोल रहा है कि अगर लेंथ किसी क्यूब की साइड की 10 है तो उसका टी एस 600 आता है। यस लेंथ 10 है तो 10 रखा मैंने तो 600 ही आ रहा है ना। तो बिल्कुल एजर्शन तो बिल्कुल ठीक है। तो एजर्शन तो टी एस सी ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, 6 इंटू ए स्क्वायर, ए कितना है, ए मतलब साइड 10 है, 10 का स्क्वायर 600 आ जाएगा। तो एजर्शन तो बिल्कुल ठीक है। और देखो रीज़न भी यही कह रहा है कि जो टी एस सी होता है वो 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है, तो इसी फॉर्मूले से तो मैंने ये निकाला 600 आया मेरा। तो यानी रीज़न ठीक भी और एक्सप्लेनेशन भी ठीक दे रहा है कि ये क्यों आया 600, क्योंकि ये फॉर्मूला लगाया हमने। तो एजर्शन रीज़न दोनों ठीक भी है, ट्रू भी है, और रीज़न एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, तो इसलिए ए ऑप्शन इसका आंसर है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट सेक्शन बी को देख लेते हैं। तो सेक्शन बी में आपको सिंपल सा क्वेश्चन है सेक्शन बी का। आपको यहाँ पे एरिया ऑफ दिस पॉलीगन निकालना है। तो पॉलीगन में देखो दिख रहा है आपको ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल कोई भी दो ट्राइंगल से बनता है, एक ये और एक ये। अब इस ट्राइंगल में आपको दिख रहा है कि इसका बेस भी पता है और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पता है। ऐसे इस वाले ट्राइंगल में देखो तो ये इसका बेस है और ये इसकी हाइट है। तो मेरे को क्वाड्रिलेटरल का एरिया या पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, तो क्वाड्रिलेटरल कोई स्पेसिफिक नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर नहीं है। जब भी सिंपल कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो और उसका एरिया निकालना हो तो उसको हम दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करेंगे, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, और फिर दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे। तो यहाँ पे एक तो ADC ट्राइंगल का एरिया निकाल लो और एक ABC ट्राइंगल का, फिर पूरे पॉलीगन का निकालना है तो दोनों के एरिया को क्या करोगे, प्लस करोगे, है ना। तो प्लस करोगे। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल का एरिया अगर निकालना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हाफ इस वाले ट्राइंगल में बेस क्या है AC और हाइट क्या है इसकी DM, तो AC इंटू DM, प्लस इस वाले ट्राइंगल में देखो, इस वाले ट्राइंगल में AC तो इसका बेस है, हाफ इंटू बेस, और हाइट क्या है इसकी BN, परपेंडिकुलर हाइट दिख रही है ना, BN है। अब AC की वैल्यू 14 है यहाँ पे दी हुई है। AC कितना है, ये देखो AC ये रहा 14 है ये, तो AC आपको 14 दिया हुआ है। एंड DM जो डिस्टेंस है 5 दी हुई है, फिर AC 14 दिया हुआ है और BN 6 दिया है। इसको सॉल्व करो, फिर इसको करो, फिर प्लस करना है। तो इसको सॉल्व करो तो ये 2 7 जा तो 7 5 जा
35 हो जाएगा, एंड इसको भी सॉल्व करो, 2 7 जा तो 7 6 जा 42 हो जाएगा। फिर ऐड कर लेना, 5 2 7 3 4 7 77। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, हाफ इंटू ए सी जो है दोनों में आ रहा है ना, हाफ इंटू ए सी, तो हाफ इंटू ए सी कॉमन ले लो दोनों में से, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, और फिर अंदर इसमें से 5 बचा और इसमें से अंदर 6 बचा और प्लस आएगा, 5 6 11, और फिर इसको मल्टीप्लाई किया, 2 7 जैसे कट जाएगा ना मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे, तो ये 77, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे अलग अलग प्लस करके, ठीक है, तो या कॉमन लेके, तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर है। इसका और वाला क्वेश्चन देखेंगे, प्रीति वांट टू रेनोवेट हर रूम विच इज़ 20 मीटर लेंथ, 15 मीटर ब्रेथ, 6 मीटर डेप्थ, यानी लेंथ दी है, ब्रेथ दी है, हाइट दी है, बोला इसको टाइलिंग करनी है फ्लोर और वॉल्स पे, और कितना मीटर स्क्वायर कॉस्ट है 35। तो पहले टाइलिंग करनी है, तो टाइलिंग में देखो, टाइलिंग तो सरफेस पे होती है ना, तो सरफेस पे टाइलिंग का मतलब आपको सरफेस चाहिए, तो आपको पहले 4 वॉल्स पे का एरिया निकाल लेना, या 4 फेसेस का सरफेस एरिया है ना, तो 4 फेसेस या 4 वॉल्स का सरफेस एरिया, तो आपको फॉर्मूला आता होगा 2L + B × H होता है। 2L की जगह 20 रख दो, B की जगह 15 रख दो, L और B ऐड हो रहा है, फिर इंटू हाइट, L और B को पहले ऐड करो 35, और इंटू में 6 भी है, और 6 2 जा 12 हो जाएगा, 12 × 35 करोगे 420 मीटर स्क्वायर, ये तो 4 वॉल्स का आया है। अब टाइलिंग में आपको 4 वॉल्स तो करनी है, फ्लोर पे भी करनी है और वॉल्स पे भी। वॉल्स कितनी होती है 4, और फ्लोर कैसा होता है आपका, फ्लोर कैसा होता है, फ्लोर तो आपका क्यूबॉइड है तो रेक्टेंगल शेप का होगा, L × B, तो L 20 है और B 15 है, तो इसका आ गया 300। अब देखो, क्योंकि मुझे तो टाइलिंग फ्लोर पे भी करनी है और 4 वॉल्स पे भी करनी है, तो मुझे 5 फेसेस का एरिया चाहिए, तो 5 फेस का एरिया, जो 4 फेस का एरिया तो कितना आया था, 4 फेस मतलब 4 वॉल्स का एरिया कितना आया था 420, और 5वें फेस का कितना है 300, इनको ऐड करो 720 मीटर स्क्वायर। अब टाइलिंग की पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट 35 है, और 5 फेस का एरिया कितना है 720, मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 2520। अब इसका सेकंड तरीका है कि आपने अलग अलग निकाला ना एरिया, पहले 4 वॉल्स का निकाला, फिर आपने एक फ्लोर का निकाला, और फिर दोनों को ऐड किया तो 720 आया। या फिर इसको दूसरा करने का तरीका है कि आप सीधा 5 फेस का एरिया का फॉर्मूला लगा दो, तो 5 फेस का एरिया का फॉर्मूला डायरेक्ट याद करो, 6 फेस का होता है 2LB + B = BH + HL, ये तो 6 फेस का होता है। अब क्योंकि एक फेस, क्योंकि LB वाला हटा है ना, LB मतलब छत वाला हटा है, छत में तो LB होता है ना, तो एक LB लोगे, डबल BH लोगे, डबल HL, 5 फेस में डबल LB नहीं लोगे, एक ही LB लोगे, LB डबल BH डबल HL। अब LB की वैल्यू रख दो, फिर 2LBH की वैल्यू रख दो, 2HL की वैल्यू रख दो, फिर सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो देखो अभी भी 720 आ रहा है, इनका भी 720 आ रहा था ना, अलग अलग ऐड करोगे तब भी 720, या फिर डायरेक्ट 5 फेस का एरिया ले लो, और फिर जो भी आया कॉस्ट निकालनी है टाइलिंग की, तो जो भी 35 है उससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22, बाय सेलिंग 42 ऑरेंजेस ए पर्सन लॉसेज अ सम इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 ऑरेंजेस। अभी जो पीछे क्वेश्चन आए थे उसमें सेलिंग प्राइस 5 का CP, 5 का S, मतलब 5 का CP के बराबर बोला था, SP 5 CP के बराबर है ना, यानी SP को CP की टर्म्स में बोला था, बट अब की बार SP को बोल दिया कि SP की ही टर्म्स में दिया है, लेकिन वो SP जो है वो उतना लॉस है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना होता है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने में जब हम SP से SP का ही फॉर्म टर्म दियो, तो हम पहले CP को 1 नहीं मानेंगे, SP को 1 मानेंगे, SP 1 ऑरेंज का 1 मान लो। अब कितने ऑरेंज है, 42 का SP बोला, तो 42 का अगर SP 1 का 1 है तो 42 का 42 होगा। अब लॉस क्या बोल रहा है कि SP ऑफ 8 के बराबर है, तो लॉस जो है SP ऑफ 8 मतलब 8 हो जाएगा ना, अगर 1 का 1 है, 42 का 42 है, तो SP ऑफ 8, लॉस कितना हुआ है उसको SP ऑफ 8 के बराबर, तो SP ऑफ 8 रुपीज़ बन जाएगा। अब यानी मुझे लॉस भी रुपीज़ में मिल गया और SP भी रुपीज़ में मिल गया। अब मैं CP कितने का निकाल लूँगी, 42 का ही निकाल लूँगी, क्योंकि मैंने SP भी 42 का लिया और लॉस भी कितने का लिया है, 42 का लिया है, तो 42 का लॉस SP ऑफ 8 यानी 8 रुपये के बराबर है, तो CP ऑफ 42 निकल जाएगा, जो भी SP 42 का आया और लॉस 42 का आया है। SP 42 का 42 है और लॉस जो है 42 का 8 रुपीज़ है, तो CP ऑफ 42 + 8 50 आ जाएगा। अब आपको लॉस फिर से कितने पे निकालना है, 42 पे ही निकालना है, सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए, लॉस भी 42 पे निकालना है, तो 42 का लॉस ऊपर, लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस ऊपर, CP नीचे, × 100, लॉस 42 का 8 आया, CP 42 का 50 है और × 100, तो ये 16% इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब SP और लॉस भी SP की टर्म में दिया हो तो इस टाइप से करना होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 23, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस थ्रू एस्टिमेशन। क्यूब रूट निकालना तो है बट एस्टिमेशन करके, प्राइम फैक्टर करके नहीं निकालना, एस्टिमेशन करके निकालना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो नंबर होते हैं इनको ना दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। लास्ट के 3 डिजिट को तो हम अलग ग्रुप में डिवाइड करेंगे, 3 डिजिट को, और जो बचे हुए उनको अलग ग्रुप में। तो ये वाला ग्रुप में पहले देखो लास्ट में कितना है, 8 है, तो 7 6 8 के लास्ट में 8 है। ये एंड किस पे हो रहा है, 8 पे हो रहा है, ये जो 7 6 8 है। तो जिस पे एंड हो रहा है, अब आप सोचो 8 किसका क्यूब होता है, 8 आपको 2 का क्यूब होता है ना 8। तो ये 8 किसके क्यूब में आता है, 8 किसके क्यूब में आता है, 2 के क्यूब में। तो यानी कि अगर इसके लास्ट में 8 है तो ये 8 पे एंड हुआ है, तो ये 8 पे एंड हुआ है, तो ये किसका क्यूब बनना चाहिए, 2 का। तो यानी जो भी नंबर होगा क्यूब रूट वाला, उसके एंड में तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये इन ग्रुप को देखो, इस ग्रुप में 34 है। अब आपको पता है 34 किस किस क्यूब के बीच में आता है। तो देखो 34 किससे, 27 से छोटा है, और 64 मतलब 34 3 के क्यूब से तो छोटा है। 34 किसके क्यूब, किस क्यूब के बीच में लाई कर रहा है, 3 के क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है ना, क्योंकि 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64। तो 34 27 से छोटा है, 64 से बड़ा है, यानी 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है। तो आपको बड़ा वाला नंबर नहीं लेना, छोटा वाला लेना है। 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है, तो 3 नहीं लेना, सॉरी 4 नहीं लेना, 3 लेना है। तो यानी कि मेरे को फर्स्ट ग्रुप से तो एंड डिजिट कितनी मिली, 2, और यहाँ से मैंने देखा तो यहाँ से मुझे मिला 3। तो ये 32 का क्यूब रूट है ये। तो एस्टिमेशन मेथड ये होता है। तो 32 आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर 3087 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट क्वेश्चन इज अ परफेक्ट क्यूब। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि इसको किससे डिवाइड करें कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए या स्क्वायर बन जाए, तो इस टाइप में हमें क्या करना होता है, डिवाइड वाले में आपको इनकी प्राइम फैक्टर करके देखने होते हैं। 3087 के प्राइम फैक्टर में मैंने आपको बोला 2 3 5 7 जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उन्हीं से स्टार्टिंग करनी होती है। तो सबसे पहले ये 3 पे चला जाएगा, 3 पे डिवाइड कर दो इसको, फिर ये दोबारा से 3 पे जाएगा, फिर ये 7 पे जाएगा, फिर 7 पे जाएगा, फिर 7 पे, यानी इसके प्राइम फैक्टर करके देखे हमने तो 2 बार 3 आ रहा है, 3 बार 7 आ रहा है। अब आपको बोला है कि ये क्या परफेक्ट क्यूब नहीं है, वो हमें दिख रहा है कि 7 तो क्यूब के लिए कितने 3 के ट्रिपलेट्स होने चाहिए, याद रखना 3 के ग्रुप होने चाहिए। तो 7 तो 3 बार आ रहा है, बट 3 तो 2 ही बार आ रहा है। तो अगर 3 2 ही बार आ रहा है तो 3 जो है वो हमारा ट्रिपलेट में नहीं है, 3 के ग्रुप में नहीं है। तो 3 अगर 3 के ग्रुप में नहीं है तो इस पूरे 3 को हमें हटाना पड़ेगा ना। डिवाइड वाला मतलब जितने 3 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, 3 का ग्रुप नहीं बन रहा ना, 3 का ट्रिपलेट नहीं बन रही है। तो ये 3 की ट्रिपलेट अगर नहीं बन रही है और डिवाइड वाला क्वेश्चन है, तो ये 3 के जितने भी नंबर आए हैं वो हटाने पड़ेंगे, यानी कि 3 × 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि ये क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। यानी कि 3 × 3 का अंदर 9 से आपको डिवाइड करना है। और अगर यही क्वेश्चन बोलते मल्टीप्लाई किससे करें कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, मल्टीप्लाइड वाला क्वेश्चन होता, तो आपको दिख रहा है 3 के ग्रुप नहीं बन रहे ना, 3 के ट्रिपलेट्स नहीं बन रहे। तो अगर आप एक 3 और ले आते तो ट्रिपलेट्स बन जाती ना। तो मल्टीप्लाई 3 से करना है। तो याद रखना मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन में तो आपको 2 3 दिए ही हुए ना, तो एक 3 और लाना पड़ेगा, है ना। अगर एक 3 दिया होता तो 2 3 लाने पड़ते, तब 9 होता आंसर। बट अगर 2 3 दिए तो एक ही 3 तो लाना है आपको मल्टीप्लाई में, तो आपका आंसर 3 है। और डिवाइड में जितने जिसके ग्रुप नहीं बन रहे उस पूरे को हटा देना होता है। तो यहाँ पे एक 3 नहीं हटाना, दोनों 3 हटाने हैं। तो यानी 9, डिवाइड का आंसर 9 है, बट मल्टीप्लाइड होता तो 3 होता है इसका आंसर। ठीक है, तो अभी 9 है ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ गिव्स दिस। तो यहाँ पे बोला है कि इस एक नंबर है, उसको अपने आप से मल्टीप्लाई करना और मिल जाएगा ये। तो यहाँ इस टाइप का नंबर, यानी कि मान लो वो नंबर x है और x को x से ही मल्टीप्लाई करा तो मिला कितना ये। अब x को x का मतलब x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर होता है। अब ये मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको आप चेंज कर लो, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं ना मिक्स फ्रैक्शन में, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आया 3549, और फिर जो ऊपर वाला है वो प्लस कर देते हैं, तो ये आया 3600। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाला प्लस करते हैं, तो ये आया इतना, और नीचे जो होता है वो एज इट इज़ आ जाता है। अब ये एक्स स्क्वायर मेरा ये आ गया, मिक्स फ्रैक्शन को बदलना आना चाहिए आपको। अब एक्स स्क्वायर अगर ये है तो ये स्क्वायर में है ना यहाँ पे, तो इनको भी स्क्वायर में बदलने के लिए इनके भी प्राइम फैक्टर कर दो, इसके भी और इसके भी। 3600 के प्राइम फैक्टर करना मैंने डायरेक्ट कर दी है, आप इसको प्रॉपर करके देखना प्राइम फैक्टर। तो मुझे दिख रहा है 36, तो देखो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36 होता है, और फिर 100 है तो 2 बार 10 आ जाएगा। वैसे आप प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 3 5 इनके अलावा और कोई प्राइम फैक्टर मत लिया करो, 7 11 प्राइम नंबर। बट मेरे को पता है कि 100 है तो 10 10 का क्या बन रहा है आपका, पेयर बन रहा है ना, स्क्वायर है तो यहाँ पे पेयर बनाना पड़ेगा। तो एक 2 का पेयर बन रहा है, एक 3 का पेयर बन रहा है। ऐसे 169 किसके स्क्वायर में आता है, 13 × 13,
याद करा करो कुछ नंबर्स को डायरेक्ट। तो ये 13 इंटू 13 होता है। अब यहाँ स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या लग जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हट के इस पर रूट लग जाएगा, है ना, नेक्स्ट लाइन पे। तो मैंने डायरेक्ट रूट करके दिखा दिया। रूट का मतलब दो दो में से एक एक बाहर निकालो। ये 2 जब एक्स स्क्वायर है और यहाँ रूट लग गया तो एक्स निकलेगा, तो रूट का मतलब दो दो में से एक एक बाहर निकालो। एक 2 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा, एक 10 आ जाएगा, और नीचे 2 13 है तो एक 13 आ जाएगा। अब 2 3 जा 6 10 जा 60 अपॉन में 30। और फिर आपको क्वेश्चन क्योंकि मिक्स्ड में दिया है तो आपने इसको भी मिक्स्ड में बदल लेना है। 60 को 13 से डिवाइड करो, 13 4 जा 52। फिर ऐसे करके पहले ये आएगा बीच में, ये आएगा ऊपर और ये आएगा नीचे। पहले ये आएगा, फिर ये ऊपर आएगा और ये नीचे, ऐसे उल्टा भी चला करो। पहले ये, फिर ये, फिर ये। पहले ये का मतलब ये यहाँ और ये यहाँ। तो ये आंसर आएगा। अदरवाइज आप यहाँ भी छोड़ सकते हो अपने आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जसलीन पेज इतना फॉर अ शू रैक मार्केट 3500 फ्रॉम अ फर्नीचर मार्केट, फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। तो यहाँ पे आपको मार्क प्राइस दिया हुआ है, मार्क मतलब मार्क प्राइस है ये, और उसने पे इतना किया है, ये सेलिंग प्राइस है, और आपको बोला कितना डिस्काउंट मिला उसे। तो सबसे पहले आपको मार्क प्राइस दिया है 3500, और जितना उसने पे किया, पे का मतलब ये उसका सेलिंग प्राइस है 2800। तो मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है ना, मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस से अगर ज़्यादा है तो डिस्काउंट होता है। तो डिस्काउंट निकालने के लिए जो ज़्यादा है मार्क प्राइस, उसमें से एसपी को माइनस कर दो। तो माइनस करोगे तो 700। अगर मान लो मार्क प्राइस कम होता और एसपी ज़्यादा होता, तब आपका डिस्काउंट नहीं होता, फिर आपका टैक्स लगा होता। क्या लगा होता है, टैक्स। और टैक्स निकालने के लिए फिर आपको एसपी में से मार्क प्राइस माइनस करना होता है, ये याद रखना, ठीक है। अभी मार्क प्राइस ज़्यादा है, एसपी कम है, तो डिस्काउंट हुआ है, डिस्काउंट निकालो माइनस करके, और फिर डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो डिस्काउंट अपॉन एमपी, जैसे कि लॉस आप किस पे निकालते हो, लॉस परसेंट, लॉस या प्रॉफिट तो हमेशा सीपी पे निकलता है इंटू 100, बट जब भी डिस्काउंट या टैक्स की बात करोगे तो किस पे निकलता है, मार्क प्राइस पे निकलता है। तो डिस्काउंट ऊपर, मार्क प्राइस नीचे, इंटू 100। टैक्स होता तो टैक्स ऊपर, एमपी नीचे, इंटू 100। तो डिस्काउंट कितना है आपका 700 रुपये, एमपी कितना था 3500 रुपये, इंटू 100। 0 से 0 काट दो, 35 से 220 पे कट जाएगा। 20% इसका आंसर है, डिस्काउंट परसेंट। तो ऑप्शन मतलब ऑप्शन तो है नहीं, 20% इसका आंसर है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको सेक्शन ए और बी के समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके सेक्शन सी को कवर करेंगे। सेक्शन सी के ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट्स हैं जो हमें नेक्स्ट पार्ट में कवर करने हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना। ये सेक्शन डी है, सेक्शन ई है, तो ये सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे डिटेल सॉल्यूशन के साथ। आई होप आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आ रहे होंगे, इसलिए कह रही हूँ प्लेलिस्ट की वीडियोस को ज़रूर चेक करना, आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपके फाइनल एग्ज़ाम, मिड टर्म एग्ज़ाम जो भी है वो अच्छी तरह से कवर हो जाएंगे। सिर्फ देखना नहीं है, करना है अपने आप को, नोटबुक और पेन लेके। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, कम से कम 1000 लाइक्स देना, ताकि मैं इसको जल्दी से जल्दी आपको कवर करा सकूं। और अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, एंड अच्छी तरह से कर लेना इन सब क्वेश्चंस को, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये सारे कंसेप्ट समझ आए कि नहीं आए। एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो।